आज हम लोग पढ़ेंगे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सेना की भूमिका। ठीक है, चलिए सबसे पहले परिचय थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि आंतरिक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना एक राष्ट्र का परम कर्तव्य होता है। और संघर्ष तो आप जानते ही हैं, मानव जब से धरती पे आया है वो संघर्षरत हमेशा रहा है, युद्ध को साथ लेकर आया है, सदा जीवन भर युद्धरत ही रहा है। दूसरों की चीज़ों को छीनना, अपनी चीज़ों को बचाना, इसमें युद्ध को जन्म होता ही होता है। एक दूसरे की चीज़ों को छीनने के लिए युद्ध करता है तो दूसरा बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए राष्ट्र के अंदर उत्पन्न होने वाले संघर्षों के निवारण हेतु सदा राष्ट्र को सजग रहना पड़ता है। ये बात सत्य है कि मनुष्य एक संघर्षशील प्राणी है और जहाँ भी रहेगा कहीं न कहीं संघर्ष करता रहेगा, चाहे बाहर वालों से चाहे अपनों से। ठीक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। ठीक है, और समाज में संघर्ष भी होते हैं। ठीक, चलिए, यानी जो राष्ट्र के अंदर उत्पन्न होते हैं संघर्ष, उनके निवारण हेतु सदा राष्ट्र को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। और कभी कभी जब स्थिति भयानक रूप धारण कर लेती है तो नागरिक प्रशासन द्वारा सुरक्षा बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। नागरिक प्रशासन कहने का मतलब, जहाँ पर पुलिस नहीं काम कर पाती वहाँ पर जो है अन्य जब ताकत की ज़रूरत पड़ती है तो सैनिकों को भी बुलाना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, ऐसी परिस्थिति में जब नागरिक प्रशासन को एहसास हो जाता है कि उसके सभी प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं, तो इस विषम परिस्थिति से निपटना नागरिक प्रशासन के बस की बात नहीं रह गई है, तो स्थिति को सामान्य बनाने हेतु या स्थिति पर काबू करने के लिए सेना की सहायता ली जाती है। हालांकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े संपूर्ण उत्तरदायित्व तो नागरिक प्रशासन का होता है। जो ये पुलिस प्रशासन जो होती है नागरिक प्रशासन का ही एक अंग होता है मित्रों। ठीक है, सेना का कर्तव्य केवल नागरिक प्रशासन की कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में उसकी जरूरत के अनुसार सहायता करना होता है। और ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना होता है कि सैनिक सहायता से शीघ्र ही स्थिति पर नियंत्रण पाकर उपलब्ध साधनों से स्थिति को काबू करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक प्रशासन में सेना का क्या कार्य एवं दायित्व होता है। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए जब नागरिक प्रशासन को सेना की जरूरत पड़ती है तो उस क्षेत्र का जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो सेना को सहायता हेतु बुला सकता है। और उस परिस्थिति में सेना का कर्तव्य हो जाता है कि वह आपात क्षेत्र में जाकर अपने दायित्वों का निर्वाह करे। ठीक है, और किसी भी देश का नागरिक प्रशासन जब सेना की सहायता चाहता है तो फिर सेना को कुछ जानकारियों से अवगत कराना पड़ता है ताकि उससे निपटने हेतु सेना अपनी रणनीति बना सके। क्योंकि आपातकाल की स्थिति में सेना को अपने देश के नागरिकों के विरुद्ध हथियार उठाना होता है, शत्रु के विरुद्ध नहीं। क्योंकि जब नागरिक प्रशासन कहने का मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए इससे संबंधित होता है मित्रों। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो जो सेना आएगी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए तो अपने ही देश के नागरिकों के विरुद्ध वो हथियार उठाएगी। यहाँ पर कोई शत्रु नहीं होता, बल्कि अपने ही देश के चाहे विद्रोही गुट हों, चाहे उग्रवादी हों, चाहे अलगाववादी हों, चाहे जो भी हों। ठीक है, इसीलिए सेना को शक्ति की मितव्ययिता का विशेष ध्यान होता है, अर्थात जितनी ज़रूरत हो केवल उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं कि सीधे एक तरफ से लगाकर गोलियों से भून दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ सिर्फ उतनी ही ताकत का प्रयोग करना है जितने कम से कम ताकत में वो क्या बोलते हैं वो विद्रोहों पर विभिन्न जो खतरे उत्पन्न हुए हैं उनको काबू में अपने किया जा सके। ठीक है, और इसके लिए कुछ प्रमुख सूचनाएं सेना के पास होनी चाहिए, जैसे आपात स्थिति में झगड़े या विवाद का प्रकार क्या है, आपात या झगड़े से प्रभावित क्षेत्र कितने बड़ा है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, और भीड़ या विद्रोहियों का आधार एवं उनके पास मौजूद हथियार कौन कौन से हैं, पुलिस बल की स्थिति एवं उनकी संख्या कितनी है। जिस निर्धारित स्थल पर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सर्वप्रथम सैन्य बल से संपर्क करना होगा उस स्थान की जानकारी को भी सेना को देना होगा। सेना के निवास का प्रबंध किस स्थान पर किया गया है उस स्थान की भी जानकारी देना होगा। अब यहाँ पर जो है जब सेना के लिए सारी व्यवस्था और सारी जानकारी दे दी जाती है तब सेना का कार्य क्या होगा। अब देखिए, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सेना का कार्य क्या होता है। जिला मजिस्ट्रेट यदि उपस्थित होता है तो वह सेना को आदेश दे सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया लिखित आदेश लिखित आदेश जो है वही होना चाहिए और अनिवार्य आदेश ही दिया जाता है। क्योंकि कल के लिए कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसके लिए लिखित आदेश जरूरी है,
ठीक। लेकिन विशेष परिस्थितियों में आदेश के बाद भी इसकी लिखित पुष्टि की जा सकती है। मान लीजिए लिखने का समय नहीं है, कार्यवाही शीघ्र करनी है, तो होता है ठीक है आप कार्यवाही करिए, हम लिखित आदेश दे रहे हैं आपको। प्रयोग की जाने वाली सेना की संख्या, प्रयोग किए जाने वाले हथियारों एवं उपकरणों को निर्धारित करने का अधिकार कमांडर को होता है। मजिस्ट्रेट को जब आश्वास हो जाता है कि सेना को बुलाने का उद्देश्य पूरा हो गया है और स्थिति पर नियंत्रण यानी स्थिति पर काबू पा लिया गया है, तो मजिस्ट्रेट सेना को अपना कार्य समाप्त करने का आदेश दे देता है। देने मतलब मजिस्ट्रेट को जब यह आश्वास हो जाता है कि अब हम जितना भी सेना ने कर दिया है, बाकी बचे हुए कार्यों को हमारा नागरिक प्रशासन संभाल लेगा, तो सेना को जो है वो अपना कार्य कहता है अब आपका काम खत्म हुआ, अब बाकी कार्य हम संभाल लेंगे। ठीक है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट जो है अनुपस्थित है, कार्यवाही के दौरान यदि मजिस्ट्रेट अनुपस्थित है या उपस्थित नहीं होता है, तो कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं उन्हें ही ध्यान में रखकर सेना को कार्य करना चाहिए। अब जैसे कौन कौन से सिद्धांत हैं? सेना को स्वेच्छा से कार्य करते समय या कार्यवाही के दौरान शीघ्र ही मजिस्ट्रेट से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, पहला नंबर। और आपातकाल की स्थिति में कमीशन्ड ऑफिसर तथा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट के समान अधिकार मिले होते हैं, जिनका प्रयोग तो उपरोक्त ऑफिसर अपने बुद्धि विवेक एवं स्थिति के अनुसार करते हैं। कहने का मतलब अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो उनके उपस्थिति में जो भी बड़ा अधिकारी होगा, चाहे कमीशन्ड ऑफिसर हो या जेसीओ रैंक का भी अधिकारी हो, तो वो जो है मजिस्ट्रेट के समान वो होता है और वो अपनी बुद्धि विवेक से जो है स्थिति पर काबू पाने के लिए कार्यवाही करने का आदेश दे सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जा सकती है कि ना ही मजिस्ट्रेट हो और ना ही उपरोक्त रैंक का कोई अधिकारी, तो ऐसी स्थिति में सभी सैनिक आत्मरक्षा हेतु, अन्य लोगों की रक्षा हेतु तथा सरकारी संपत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नागरिक प्रशासन की सहायता में कार्यरत सेना के सिद्धांत। नागरिक प्रशासन एवं राष्ट्र के आंतरिक खतरों के बचाव कार्य का उत्तरदायित्व पुलिस प्रशासन का होता है, जिनकी कार्यवाही में सेना की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन जब विशेष परिस्थितियों में सेना का प्रयोग किया जाता है यानी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, सेना को बुलाया जाता है, तो सेना का दायित्व मात्र विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करना होता है। विस्फोटक का मतलब होता है जहां मित्रों ज़्यादा भयानक स्थिति है वहां पर सेना जो है उस स्थिति से जो है सेना अपने नियंत्रण में उस स्थिति को लेने का प्रयास करती है। बाकी छोटे मोटे कार्य तो पुलिस प्रशासन कर ही लेगी। ऐसी स्थिति में सेना अपनी पूर्ण विस्फोटक क्षमता का प्रयोग न करते हुए कुछ निश्चित सिद्धांतों के अंतर्गत कार्य करती है, जो इस प्रकार हैं। आवश्यकता का सिद्धांत अर्थात जितनी जरूरत है, न्यूनतम शक्ति का सिद्धांत अर्थात कम से कम शक्ति का प्रयोग करना, निष्पक्षता का सिद्धांत बिल्कुल पक्षपात रहित, नेक दिली का सिद्धांत यानी नागरिकों के प्रति अपने दिलों में कभी किसी प्रकार की कड़वाहट उनके अंदर नहीं आना चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं होना चाहिए, केवल विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करना है। व्यक्तिगत किसी से कोई शत्रुता नहीं है और न ही व्यक्तिगत शत्रुता मानकर सैनिकों को कार्यवाही करना चाहिए। आवश्यकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में सेना निम्न तथ्यों पर ध्यान देकर कार्यवाही करती है। समय और स्थिति के अनुसार ही सैन्य बल का प्रयोग, सैनिक कार्यवाही का पर्याप्त उद्देश्य होना चाहिए, शक्ति की मितव्ययिता का प्रयोग अर्थात आवश्यकता से अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, कोई कार्य बदले एवं प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए, कार्य की प्रकृति निवारण के आधार पर होना चाहिए। न्यूनतम शक्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत में सेना निम्न तथ्यों पर ध्यान देकर कार्यवाही करती है। तात्कालिक उद्देश्य के प्राप्ति के लिए यानी तुरंत की आवश्यकता की, तुरंत की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तुरंत जितनी ज़रूरत है उतने की प्राप्ति के लिए शक्ति का न्यूनतम से न्यूनतम यानी कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी स्थान पर किसी शक्ति अथवा संख्या है, किसी स्थान पर कितनी शक्ति अथवा संख्या है इसका कोई मतलब नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप शक्ति का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। निष्पक्षता का सिद्धांत, इस सिद्धांत में सेना निम्न तथ्यों पर ध्यान देकर कार्यवाही करती है। सेना की प्रत्येक कार्यवाही निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए। सेना को किसी प्रलोभन में आकर इस सिद्धांत को कभी नहीं तोड़ना चाहिए अर्थात लोभ के वशीभूत होकर कार्य नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत को तोड़ने से स्थिति और भी विस्फोटक एवं बदतर हो सकती है। नेक दिली का सिद्धांत, सेना को निष्ठा एवं कर्तव्य की भावना से अपना कार्य करना चाहिए। निष्ठा और कर्तव्य को प्रमाणित करने के लिए उपरोक्त 3 विधियों का नियमतः पालन किया जाना चाहिए। सैनिक कार्यवाही की विधि,
सेना को अपनी कार्यवाही के अंतर्गत ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जिसमें रक्तपात कम से कम हो, यानी खून खराबा कम से कम शक्ति का प्रयोग हो और शीघ्र ही स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। इस कार्यवाही के दौरान हथियारों एवं नियमों का पालन करने में निम्न तत्वों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे शस्त्रों का प्रयोग। सेना को सैनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपने हथियारों एवं साधारण युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। सेना को लाठी डंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लाठी और डंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हथियारों का प्रयोग अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। इन हथियारों को विशेष अधिक नियंत्रित एवं विस्फोटक स्थितियों हेतु रिजर्व रखना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा भयानक हो जाए तब जो है स्वचालित हथियारों का यानी राइफलों का प्रयोग, स्वचालित राइफलों का प्रयोग करना है, नहीं तो नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। सेना को इन परिस्थितियों में कभी भी शत्रुओं के समान मुठभेड़ की लड़ाई नहीं लड़ना है कि एक तरफ से गोलियों से भून के खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। चेतावनी, मजिस्ट्रेट अथवा जो भी ऑफिसर सेना का कमांड कर रहा हो उसे फायर से पूर्व भीड़ यानी जो अराजक तत्व हों, जो भीड़ हो, जहाँ पर विद्रोह दंगे फसाद हो रहे हों, जहाँ पर स्थिति विस्फोटक हो, उनको चेतावनी दे देनी चाहिए। और चेतावनी इस प्रकार होनी चाहिए कि यदि भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो उन पर फायर कर दिया जाएगा। अब फायर करने की विधि जो है, फायर कमर से नीचे अर्थात पैरों की ओर होना चाहिए। फायर का उद्देश्य किसी के प्राण लेना नहीं बल्कि उन्हें केवल घायल करना होना चाहिए। और भीड़ के ऊपर कभी भी ताबड़तोड़ फायर नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो भीड़ का नेतृत्व करने वालों पर फायर करना चाहिए, क्योंकि युद्ध का नियम है कि सेनापति के घायल होने पर या मरने के बाद सेना अपने आप भाग खड़ी होती है। और जहां तक नेतृत्व करने वाला घायल होगा, ऐसी स्थिति में जो भीड़ होगी अपने आप वहां से तितर बितर होकर अपने घरों की ओर पलायन कर जाएगी। ठीक है, और भीड़ के तितर बितर होते ही फायर को रोक देना चाहिए। प्रयोग किए गए गोला बारूद का सही लेखा जोखा रखना चाहिए। फायर के बाद की कार्यवाही क्या होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है कि फायर तीव्र एवं बहुत भयंकर ना हो, तेजी से ना हो, भयंकर ना हो, इक्का दुक्का होना चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि पुलिस बल की सहायता हो जाए। आपात परिस्थितियों की जिम्मेदार लोगों को घायल करके गिरफ्तार किया जाए और उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाए। और जहां तक संभव हो गोलियों के खोखे को ढूंढकर उनकी लगभग सही संख्या नोट कर लेना चाहिए और घायल सैनिकों की सहायता की जानी चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं यह चैप्टर भी आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा कि ये कानून व्यवस्था में हमारी सेना क्या मदद करती है। आप सब लोग जानते हैं जब कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में हमारी पुलिस का काम जो है, मतलब पुलिस वालों के बस की बात नहीं रह जाती, तभी सेना को बुलाया जाता है, वो भी विषम परिस्थितियों में। और ऐसी स्थितियों में सैनिकों का भी कार्य होता है कि वो वहाँ आकर जो है बिल्कुल अपने दुश्मनों की तरह नहीं लड़ना है, क्योंकि यहाँ अपने ही लोग होते हैं जो कि किसी परिस्थितियों के वशीभूत होकर नेताओं के चक्कर में, राजनेताओं के चक्कर में, क्योंकि ये भी जो है बहुत स्थानों पर बड़ा ही जो है भेदभावपूर्ण कार्यवाही करते हैं। आप जानते ही हैं, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये सब जो है आंतरिक खतरे के मूल हैं। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।